सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस एपिसोड को जान लेते हैं। सो हो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे गॉड ऑफ सिन यानी कि डीमन एम्परर फेंग शू सीधा पहुंच जाता है होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला करने के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों के अंदर हताशा और निराशा और अंधकार पूरी तरीके से फैल जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सैर आ जाती है जो कि इनको हिम्मत देती है और यहाँ पर एक बैरियर बनाकर इन सभी को बाहरी हमले से प्रोटेक्ट करती है। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉड ऑफ लाइट एंड होप यानी कि लॉन्ग हाउचन भी अपीयर होता है। इसी के साथ थ्रोन ऑफ सील सीजन 1 की ये कहानी बिल्कुल अपने एपिक लेवल पे पहुंच चुकी है और पिछले 6197 साल से होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर चलती आ रही इस बैटल का अंत भी होने वाला है। इसी के साथ गॉड ऑफ सिन यानी कि डीमन एम्परर लॉन्ग हाउचन यानी कि गॉड ऑफ लाइट एंड होप को चैलेंज करता है और कहता है कि आज से 3 दिन बाद ड्रैगन पास के करीब एक बैटल होगा और ह्यूमन और डीमंस के बीच में जो सदियों से बैटल चलती आ रही है इसका निर्णायक फैसला भी वही होगा, जिसपे हाउचन भी मान जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे फाइट करता रहूंगा। और अब आगे होमीज हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े वॉरशिप्स को देखते हैं जो कि तेजी से ड्रैगन माउंटेन पास की तरफ बढ़ रही थी और यहाँ पर इनकी तादाद काफी ज्यादा थी। यहाँ पर जैसे ही इन सारे वॉरशिप्स को देखा जाता है तो वहाँ मौजूद लोग कह रहे होते हैं कि जरा देखिए वो लोग आ गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्दर्न अलायंस के काफी सारे मेंबर्स ऑलरेडी ड्रैगन पास के पास मौजूद थे, फिर चाहे वो बच्चे पूरे क्यों ना हो, सभी लोग जो लेजेंडरी पाइथन क्लैन है और उनके मेंबर्स हैं सभी का बहुत ही अच्छे से वेलकम कर रहे थे और सभी लोगों को मामले की गंभीरता भी समझ आ रही थी कि अचानक से क्यों जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं वो यहाँ पर आने लगे हैं। सभी लोग यहाँ पर इनका जोरों शोरों से वेलकम करते हैं। अब यहाँ पे जब जो रॉयल्टी यानी पाइथन क्लैन के जो रॉयल मेंबर्स हैं वो जब यहाँ से गुजर रहे होते हैं ना तो आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी बस उन्हें देखते रह जाते हैं। यहाँ पे हम एक लेडी को देखते हैं जो कि जब वो पाइथन क्लैन के रॉयल मेंबर्स को देखती है तो उसे यकीन नहीं होता, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुशी के मारे कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं लेजेंडरी पाइथन क्लैन के मेंबर्स को यहाँ देख रही हूँ। इनके बारे में आज से पहले मैंने बस किस्से कहानियों में ही सुना है, लेकिन देखो आज वो दिन आ ही गया, फाइनली हम अपने अलायंस के इतने पावरफुल मेंबर्स को देख पा रहे हैं। बाकी इनसे जुड़ी मैंने काफी सारे मिथ के बारे में भी सुना है और मुझे यकीन नहीं होता कि ये लोग उसके चलते भी यहाँ पे आ गए हैं। अब गाइस इनके बारे में क्या मिथ्स है और वो कौन से रूमर्स हैं ये हमें आगे पता चलेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब बाकी के लोग ये सुनते हैं तो वो भी काफी ज्यादा शॉक थे। यहाँ पे हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि तेजी से आगे बढ़ रही थी और सभी लोग इसे देखकर इसके चार्म से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। लड़कों का तो पूछो ही मत। जिसके बाद प्रिंसेस के पीछे जब बाकी सारे जितने भी लोग थे, फिर चाहे वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हो, वो सभी लोग उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान हम उसके पीछे पाइथन क्लैन के काफी सारे सोल्जर्स को भी देख पाते हैं जो कि यहाँ से तेजी से आगे बढ़ रहे थे और सभी लोग यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस को भी चारों ओर फैला देते हैं ताकि वो लोग इसके जरिए से अपनी प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन इसका किसी को कानों कान खबर तक नहीं लग पाती। लेकिन हम पाइथन क्लैन के प्रिंसेस को देखते हैं जहाँ पे वो यहाँ पर ड्रैगन पास के जितने भी कॉमनर्स थे उनसे बहुत इजीली खुल मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इन्हीं का एक हिस्सा। उसकी खूबसूरती के चर्चे वहाँ मौजूद सभी लोग कर रहे थे और यहाँ पर बच्चे भी उसकी ओर खींचे चले जा रहे थे और कह रहे थे कि हमें उनसे बात करनी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिंसेस के पीछे मौजूद वो बंदा उसे बताने लगता है कि वैसे मैंने सुना है कि हमारे अलायंस के जो लीडर है जब इनका सामना डीमन गॉड एम्परर से हुआ और इसकी खबर चारों ओर फैली ना तो सभी लोग समझ गए कि उस बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है। और जब इस बात का पता हमारे क्लैन मेंबर्स को चला ना तो पूरी के पूरे पाइथन क्लैन को हमने मोबिलाइज कर दिया, चारों ओर उन्हें स्प्रेड कर दिया क्योंकि इन डीमंस का कोई भरोसा नहीं। ये लोग कभी भी हम पर घात लगा के हमला कर सकते हैं, इनकी बातों पर भी हमें कोई यकीन नहीं। कहा तो इन्होंने हमसे 3 दिन का है, लेकिन किसे पता कि ये लोग मुंह उठा के कब अटैक कर दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी बातें करते हुए रॉयल फैमिली के मेंबर्स आगे बढ़ रहे थे कि तभी हम यहाँ पर इनके उन्हीं ड्रैगन बीस्ट को देखते हैं और बच्चे इन्हें देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इनको वो लोग अपने नन्हे नन्हे हाथों से इन्हें छूने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये ड्रैगन भी काफी ज्यादा शांत था और वो छोटी बच्ची भी बहुत प्यार से उसे सहलाना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे पाइथन क्लैन के मेंबर्स आए थे, जिससे पता चलता है कि 3 दिन बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। और यहाँ पर रॉयल फैमिली के आने के बाद काफी सारे वॉरशिप्स भी जिसके अंदर काफी सारे सोल्जर्स मौजूद थे, ये लोग भी भारी तादाद में यहाँ पे बढ़ रहे थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली जितने भी पाइथन क्लैन के मेंबर्स थे वो रॉयल फैमिली के साथ सीधा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मास्टर बलादीन को हम देखते हैं जो कि अपने नाइट के साथ यहाँ पे मौजूद थे और मास्टर बलादीन भी काफी रिस्पेक्ट के साथ इनका
यहाँ पे वेलकम करते हैं और कहते हैं कि आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी बस एक पुकार पे इतने दूर से ट्रैवल करके हमारा साथ देने यहाँ पर आ गए हैं। और इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमैनिटी की तरफ से मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मास्टर बलादीन अपने सिर को इनके सामने झुकाने लगते हैं और कहते हैं कि मैं अभी भी आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग ऐसी सिचुएशन में बस हमारी एक पुकार पे हमारे साथ खड़े होने के लिए यहाँ पर आ गए हैं और इतनी भारी तादाद में आए हैं। यहाँ पे ये सुनकर जो पाइथन क्लैन की जो प्रिंसेस थी और जो बाकी के जो मेंबर्स थे वो लोग अपने अकॉर्डिंग इन्हें भी रिस्पेक्ट देते हैं और इन्हें ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं कि मास्टर बलादीन आपको इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पर काफी देर बाद आए हैं, हमें तो उस वक्त भी आपके साथ मौजूद होना चाहिए था जब डीमन एम्परर आप लोगों को चुनौती के लिए ललकार रहा था। हमें उसी वक्त से आपके साथ मौजूद रहना चाहिए था ताकि उसने हमें 3 दिन का मौका दिया ना, हम उसे 3 दिन का भी वक्त ना देते। यहाँ पर इसके बात सुनकर मास्टर बलादीन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और तभी वो उन सभी को लीड करते हुए कहते हैं कि क्या आप नहीं जानते कि आपने ऐसी परिस्थिति में हमारा साथ देकर हम पे कितना बड़ा एहसान किया है। यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। पाइथन क्लैन का दूसरा बंदा कहने लगता है कि वैसे बस 2 दिन बचे हैं उस एपिक बैटल को होने में और अब 2 दिन बाद ही अलायंस लीडर डीमन एम्परर का सामना करने वाले हैं। और मास्टर बलादीन मैं जानना चाहता हूँ कि 2 दिन बाद होने वाले उस एपिक बैटल में हमारी फिलहाल की सिचुएशन क्या है, हमारी तैयारियां कैसे चल रही है। ये सुनते साथ ही मास्टर बलादीन उसे बताने लगते हैं कि अच्छा सवाल है, लेकिन यंग प्रिंस आप चिंता मत करो, हमारी तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही हैं और इस वक्त हम लोग अपनी तैयारी के बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं और जिसके चलते मुझे पूरा यकीन है कि उस डिसाइसिव बैटल में हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। डीमंस के तो हम होश उड़ा देंगे और अब जबकि हमें आप लोगों का भी साथ मिल चुका है तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग बहुत मजबूती के साथ उनका डट के सामना करेंगे। वैसे भी ये हमारा फाइनल बैटल है और जब एक बार आप लोग हमारी तैयारियां देख लोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी इससे सेटिस्फाइड हो जाओगे। ये कहते हुए वो सभी को आगे लीड कराते हुए ले जा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली बहुत सी वॉरशिप्स आ चुकी थी, जिससे हमें पता चलता है कि हाउजन की बात का जो पाइथन क्लैन है उनके ऊपर कितना ज्यादा महत्व है। बस उसने एक बार बुलाया और सब के सब यहाँ पे अपनी फौज लेके हाजिर हो गए। यहाँ पे मास्टर बलादीन आगे जाते हुए बताने लगते हैं कि जो हर पास के हाई कमांड्स हैं वो फिलहाल अपने अपने जो एलाइट लीजन्स हैं यानी कि जो उनके एलाइट ग्रुप्स हैं उन सभी को लीड कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन भी करवा रहे हैं और सभी के साथ हम लोग एग्जैक्टली कोऑर्डिनेशन बिठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने एलाइट ग्रुप के साथ ऑलरेडी आ चुके हैं, बस आपकी और बाकी सबकी कमी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि अलायंस के बाकी के लोग भी अपने अपने वॉरशिप के जरिए से यहाँ पर आके लैंड करते हैं, जिन्हें देखते साथ ही जो मास्टर बलादीन है वो यहाँ पर बताने लगते हैं कि जरा देखो, लगता है कि वो सभी लोग अपने अपने एलाइट ग्रुप के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके वॉरशिप खुलती है और उसके अंदर से सारे के सारे जो बाकी के पास इसके जो एल्डर्स हैं यानी कि जो लीडर्स हैं वो लोग आ जाते हैं। मास्टर बलादीन उनमें से एक से हाथ मिलाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे वेलकम करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि एक एक करके जो बाकी के लीडर्स थे वो भी आते साथ ही मास्टर बलादीन समेत बाकी सभी को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एक और वॉरशिप खुलता है और यहाँ पर इस वॉरशिप के सामने हाउजन के पेरेंट्स मौजूद हैं, उन्हें बेसब्री से अपने बेटे और बाकी सबका इंतजार था। वहीं दूसरी तरफ एक और वॉरशिप का गेट खुलता है जिसके अंदर से शहर के ग्रैंडफादर और बाकी सब मौजूद थे। यहाँ पर ये गेट ओपन होता है, इसके अंदर वो सभी लोग अपने हाथ लहराकर अलायंस के जितने भी लोग थे उन सभी को यहाँ पे ग्रीट करते हैं और इतने दिनों बाद अपने लोगों से मिलकर ये लोग भी काफी ज्यादा खुश थे। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम चेरी को देखते हैं जो कि यहाँ पे दौड़ती हुए जाकर यहाँ पर उस लेडी को गले लगा लेती है। यहाँ पर वो इतने टाइम बाद अपने फैमिली के लोगों से मिलकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो उन्हें काफी देर तक होल्ड किए रहती है क्योंकि ये लोग बाकी के जो जगह थे ना उन जगह को प्रोटेक्ट करने में बिजी थे। इस दौरान हम यहाँ पर ज़ैंग को देखते हैं जहाँ पर वॉरियर हॉल के जो एल्डर्स थे वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे। इसी दौरान हम सीमा सियान के जो पेरेंट्स हैं उन्हें देखते हैं और यहाँ पर उसके हॉल के जो बाकी के मेंबर्स थे हम उन्हें भी देखते हैं और भाई साहब ये लोग जैसे ही सीमा सियान को देखते हैं तो ये सब उसकी तरफ दौड़ते हुए कहते हैं कि जरा देखो हमारे हॉल के हेड इतने टाइम बाद फाइनली वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बेचारा सीमा सियान कुछ समझ पाता इससे पहले ये सारे लोग उसे दबोच लेते हैं, कोई इसका हाथ पकड़ लेता है, कोई इसका पैर पकड़ लेता है और सीमा सियान कंफ्यूजन के साथ बस इन्हें ही देखे जा रहा था। सब के सब उसके सामने एकदम झुक जाते हैं और उसे किसी गॉड की तरह पूजना शुरू कर देते हैं। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पाइथन क्लैन के जो मेंबर्स थे यहाँ पे जो मास्टर बलादीन है इन्हें लीड करते हुए काफी आगे तक ले जाता है और तभी यहाँ पर आसमान में काफी सारे क्रिएचर्स नजर आते हैं जो कि असल में जो फैंटेसी पैराडाइज लीजन है उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इसे देखते साथ ही ये सब भी शौक थे। मास्टर बलादीन बताते हैं कि असल में जो फैंटेसी पैराडाइज लीजन है वो असल में काफी वक्त पहले ही यहाँ पर शहर के पास आके बस चुकी है क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा तादाद इन्हीं के पास है मॉन्स्टर्स बीस्ट से लेकर मैजिकल क्रिएचर्स की और ये लोग हमें काफी अच्छा डिफेंस दे सकते हैं। और वैसे भी ऐसे मैजिकल बीस्ट के जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो ह्यूमन से काफी ज्यादा शार्प होते हैं।
यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 7 कलर्ड यूनिकॉर्न्स थे ये दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। पूरे के पूरे होली डेमन कॉन्टिनेंट के आसमान में ये लोग ऐसे ही चला फिरा करते हैं और यहाँ कहीं भी ये जाते हैं अपने सतरंगी पंखों के रंग ये बिखेरना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ हमें बाकी के फैंटेसी पैराडाइज के क्रिएचर्स को भी दिखाया जाता है जो कि ऑलरेडी सिटी के आसपास जितने भी सोल्जर्स थे उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और जिन्हें देखकर पाइथन क्लैन की जो प्रिंसेस थी वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज थी। इस दौरान हम काफी सारे नाइट्स को देखते हैं जो कि वाकई में बीस्ट के साथ यहाँ पे मिलकर ट्रेनिंग कर रहे थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे अलायंस ऑक्शन हाउस के जो मेंबर्स थे और जो डीमन हंटर टावर्स है उन सभी के भी काफी सारे लोग मौजूद थे जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। लिटरली पता चल रहा था कि किसी ने भी कोई भी एंगल पे कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी। मास्टर बलादीन बताते हैं कि अलायंस ऑक्शन हाउस और जो डीमन हंटर टावर्स है उन लोगों ने अपनी फाइनल सप्लाईज को भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया है और आज रात तक जितने भी बचे कुछ रिसोर्सेज के प्रिपरेशन है वो भी कम्प्लीट हो जाएगी और वो सब कुछ भी यहाँ पर हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे जो सप्लाईज वॉरशिप्स होते हैं वो भी आसमान में मंडरा रही थी। यहाँ पे शूनर की जो दोस्त थी वो भी सारी प्रिपरेशन करने में लगी हुई थी और वो यहाँ से वहाँ सारी सप्लाईज को मेंटेन करने में बिजी थी। यहाँ पे रेड हेयर ट्राइब के जो लोग थे वो लोग भी इस काम में लगे हुए थे जहाँ पे इनका काम था यहाँ की जितनी भी चीजें हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे डिप्लॉय करना। इसी के साथ फाइनली मास्टर बलादीन उससे यही बताने लगते हैं कि हमने अपनी सारी तैयारी कर ली है जो कि हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोगों ने हमारे साथ अपने हाथ को मिलाया ना तो आपके साथ आने से हमारी जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी सब कुछ और ज्यादा सिक्योर और मजबूत हो चुका है। यहाँ पे उसकी बात सुनकर प्रिंसेस बताने लगती है कि ये पूरा कॉन्टिनेंट एक फैमिली की तरह है और आप लोग भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। भले ही हमारे रेसेस अलग ही क्यों ना हो, भले ही आप ह्यूमन और हम पाइथन ट्राइब से क्यों ना बिलोंग करें, लेकिन इंसानियत तो सब में है। खून और जाति से बढ़कर है इंसानियत का रिश्ता। तो भला हम आपकी मदद कैसे न करते। आज आप ह्यूमंस को इन डीमंस ने टारगेट बनाया है, कल को हमें टारगेट बनाया जाएगा और किसी एक इंसान पे हमला करना ही पूरी इंसानियत के ऊपर हमला करने के बराबर है। यहाँ पे मास्टर बलादीन उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि पाइथन ट्राइब की जो प्रिंसेस है वो इतनी ज्यादा हम्बल और काइंड नेचर की है। फिलहाल के लिए हम देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा बंदा था वो यहाँ पे मास्टर बलादीन से कहने लगता है कि वैसे मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मुझे बाकी सब लोग दिखाई नहीं दे रहे, अलायंस लीडर और बाकी सब लोग आखिर कहाँ पे है। मास्टर बलादीन कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, हमारे अलायंस के लीडर और जो डिप्टी लीडर यानी कि जो वाइस लीडर है वो लोग इस वक्त ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के मेंबर्स को ट्रीट करने में बिजी हैं और ये मेंबर्स वही लोग हैं जो कि स्टार डोमेन डेथ अरीना के अंदर ह्यूमैनिटी के लिए फाइट करते दौरान क्रिटिकली इंजर्ड हो चुके थे। ये लोग उस वक्त तक खड़े रहे अपनी जान की बाजी लगाकर जब ह्यूमैनिटी के पास कोई भी मौजूद नहीं था, जब ह्यूमैनिटी का आखिरी पिलर भी टूट चुका था, तब हमारे ये उभरते हुए सितारे सामने आए जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, यहाँ तक कि उनकी जान भी चाहते चाहते बची है। इसी के चलते इन्हें ब्राइट ग्लिमर्स ऑफ होप भी कहा जाता है। ये सारी बातें सुनकर जो पाइथन क्लैन के लोग थे वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से एक तेज रोशनी निकलती है जो कि सीधा आसमान में जाके एक्सप्लोड हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही इस डिवाइन ऑरा को सभी लोग फील करते हैं तो वो शॉक्ड थे, लेकिन यहाँ पे हम उस बंदे को देखते हैं जो कि पाइथन क्लैन से बिलोंग करता है। जब वो इस डिवाइन पावर को फील करता है उसकी आंखें ऐसे खुली की खुली रह जाती है। वो हैरानी के साथ कहता है कि ये डिवाइन पावर क्या ये डिवाइन पावर वाकई में उन्हीं की है जिनके बारे में प्रोफेसी की गई थी। यहाँ पे ये असल में हाउचन की बात कर रहा है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम हाउचन को देखते हैं जो कि अपने डिवाइन लुक में था और वो अपने आईज को ओपन करते हुए कहता है कि मैं होप को एज अ गाइड के तौर पे जो इटर्नल इम्प्रेशेबल लाइट है उससे बुलाता हूँ। अब यहाँ पे ये कहते हुए हाउचन अपनी स्वॉर्ड को हवा में लहराता है और यहाँ पर डिवाइन ऑरा रिलीज होने लगती है और तभी उसके सामने हम यहाँ पे वेंगी और हानियों को देखते हैं और ये दोनों असल में वही लोग हैं जो कि स्टार डोमेन डेथ एरिना में ऑलमोस्ट अपनी जान गंवाते हुए बचे हैं। गाइस तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि वेंगियन और हानियों ने स्टार डोमेन डेथ एरिना में आखिर वो कौन से डीमन गॉड्स थे जिनका इन दोनों ने सामना किया था। जिसका भी सही जवाब होगा उसे मैं नेक्स्ट पार्ट में मेंशन करूंगी, तो कमेंट में जाके अपना जवाब जरूर देना। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउचन अपनी डिवाइन ऑरा को रिलीज करता है, चारों तरफ वही गोल्डन फेदर्स बिखेर देता है जिसके अंदर काफी अमाउंट में डिवाइन ऑरा और होप दोनों मौजूद था। यहाँ पे इस दौरान हम इन दोनों की बॉडी को देखते हैं जहाँ पर ये जो फेदर्स थे ये तेजी से फ्लोट करते हुए इन्हें चारों ओर से कवर करने लगते हैं और सारे के सारे फेदर्स अपनी डिवाइन ऑरा को रिलीज करते हैं और रिलीज करते साथ ही ये लोग सीधा इसके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। यहाँ पर इनकी बॉडी जैसे इनको टच करती है तो इन्हें अब्सॉर्ब करने लगती है। इनकी डिवाइन ऑरा को भी वो अपने साथ फ्यूज करती है जिसके चलते इनके अंदर की जो वाइटलिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। लेकिन अभी भी ये लोग बिल्कुल मौत की चादर में लिपटे हुए हैं, यानी कि एक तरफ से इनकी जो वाइटलिटी है वो इंक्रीज हो रही थी लेकिन दूसरी तरफ इनकी जो वाइटलिटी है वो तेजी से ड्रेन भी हो रही थी। यानी कि अब वक्त है सहर का, जिसके बाद सहर अपना काम शुरू कर देती है। वो अपने वेपन को निकालते साथ ही उसे हवा में लहराती है और कहती है कि मैं डेथ गॉड होने के नाते नीदर वर्ल्ड को ऑर्डर देती हूँ कि तुम्हारे लाइफ एंड डेथ
डेथ के बीच के रास्ते को ओपन किया जाए। कहते हुए वो अपने उस वेपन को तेजी से जमीन पे दे मारती है, जिसके चलते बहुत ही पावरफुल डिवाइन इम्पैक्ट रिलीज होता है। और यहाँ पे सर के नीचे हम उसे डिवाइन लोटस को बनता हुआ देखते हैं, जो कि बेसिकली इनके लाइफ एंड डेथ के बीच के उस रिफ्ट को ओपन कर देता है, यानी कि उस रास्ते को, और जिसके चलते इनकी जो वेटिलिटी है जो कि तेजी से ड्रेन हो रही थी वो भी अब धीरे धीरे कम होने लगती है। इस दौरान उस लोटस के जरिए से शहर इन्हें लाइफ ऑरा भी प्रोवाइड कराती है, जिसके चलते जो यहाँ पर मौत की चादर ने इन्हें ओढ़ के रखा था, तो इनके आसपास से वो जो डेडली ऑरा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और लाइफ ऑरा उतनी ही तेजी से इंक्रीज होती है। और यहाँ पर वो जो डिवाइन लोटस था वो लगातार लाइफ ऑरा को रिलीज किए जा रहा था, जिसके सामने ये दोनों मौजूद थे। इनकी बॉडी भी तेजी से उस लाइफ ऑरा को अब्सॉर्ब किए जा रही थी। यहाँ पे हाउचन और शहर दोनों इस नजारे को देख रहे थे, जिसके बाद ये दोनों ही अपनी कंबाइंड पावर का यूज करते हैं। एक तरफ से जो हाउचन है वो इन्हें फर्टिलिटी प्रोवाइड करा रहा था, साथ ही इन्हें होप भी प्रोवाइड करा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शहर भी इनके आसपास से डेथ ऑरा को कम किए जा रही थी, और जो डिवाइन लोटस था वो तो ऑलरेडी लाइफ ऑरा को प्रोवाइड करा रहा था। अब गाइस, इससे पहले कि तुम लोग सोचने लगो कि यार ये लोग मर गए हैं, ऐसे कैसे कोई जिंदा करा सकता है, नहीं, ये लोग इंजर्ड थे, बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड, यानी कि इनके अंदर जान तो बाकी थी, लेकिन डेथ ऑरा ने इन्हें कम्प्लीटली जैसे अपने आसपास घेर लिया हो, यानी कि इनके ओरिजिनल सोल को कुछ भी नहीं हुआ। अगर इनकी सोल डैमेज हो जाती तो शायद यहाँ में हम मान सकते थे कि इनकी पावर्स काम नहीं आने वाली। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचन और शहर दोनों ही अपनी पावर को और ज्यादा बिखेर देते हैं, जिसके चलते जैसे इनकी पावर इंक्रीज होती है, यहाँ पर हम उस डिवाइन लोटस को और ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखते हैं। साथ ही यहाँ पर ऐसे ही काफी सारे डिवाइन लोटस आ जाती है, जिसमें कि भर भर के लाइफ ऑरा मौजूद थी। साथ ही हाउचन की वो जो हीलिंग ऑरा थी वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ हाउचन और शहर जो कि एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि अब काम शुरू करते हैं, और ये दोनों साथ मिलकर लाइट रिकंस्ट्रक्ट और डेथ प्यूरिफाइज नाम की टेक्निक को एक साथ परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले इनका टारगेट था हानियो, जहाँ पे दोनों अपनी साथ मिलके इस पावर को हानियो के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे डिवाइन सेंस के जरिए से हाउचन बताता है कि हानियो, तुम्हारी जो इनेट इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, बिल्कुल ना मात्र बचा है, और इसी के चलते आज तुम्हारी ये कंडीशन हुई है। इसी के साथ हमें वो सीन भी दिखाया जाता है कि आखिर हानियो की ये कंडीशन कैसे हुई थी। यहाँ पे हानियो ने अपनी करंट स्ट्रेंथ के दम पर जो थ्रोन की पूरी पावर है उसे अनलीश किया था, जिसके चलते इसका खामियाजा उसकी जो इनेट स्पिरिट है, यानी कि उसकी सोल है, उसको भी भुगतना पड़ा। वो तो शुक्र है कि उसकी सोल का कुछ पोर्शन बचा है, जिसके चलते हाउचन और शहर दोनों मिलकर इस रिचुअल को परफॉर्म कर पा रहे हैं। हाउचन बता रहा भी है कि तुम्हारी सोल का थोड़ा हिस्सा बचा हुआ है, हालांकि तुम्हारी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी सोल का कुछ हिस्सा अभी भी सही सलामत है, जिसके चलते मैं लाइट पावर के जरिए से तुम्हारी जो खोई हुई स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे रिस्टोर कर सकता हूँ। इसी के साथ हम हानियो की बॉडी को देखते हैं, जहाँ पर उसके आसपास वो सारे जो लाइट क्रिस्टल्स थे वो एक के बाद एक ग्लो करना शुरू कर देते हैं, जो कि पूरी तरीके से डिम पड़ चुकी थी, यानी कि जिसके अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं था। और तभी हानियो को हाउचन अपनी लाइट पावर की मदद से पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करा देता है। अब बारी थी उसकी सोल को रिपेयर करने की, यानी कि जिसे डेथ ऑरा ने कवर कर लिया था। अजहर कहने लगती है कि मैं तुम्हारी उस अधूरे सोल को गाइड करूंगी और उसे उसके कंप्लीट फॉर्म तक ले जाऊंगी, और उसके जितना भी हिस्सा पूरी तरीके से फेंट हो चुका है उसे रिस्टोर करूंगी। सैर यहाँ पर अपने हल्के हाथ के इशारे से ही जो यहाँ पर रिवर ऑफ डेथ के अंदर जो उसकी सोल का बहुत सा हिस्सा जा चुका था उसे यहाँ पे रिस्टोर करते हुए एक छोटा सा पर्पल लोटस उसकी तरफ बढ़ा देती है, जो कि इसके फोरहेड के जरिए से जैसे ही उसके ओरिजिनल सोल में जाता है उसे कंप्लीट करता है, तो अगले ही पल हानियो की आंखें खुल जाती हैं, और तभी उसके फोरहेड के पास पे एक वॉर्टेक्स सा बनने लगता है, जिसके अंदर से एक गोलू मोलू सा क्रिएचर बाहर आता है, जो कि उससे दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे उसका ये जो वन आई मॉन्स्टर का जो क्यूट सा फॉर्म है, इसे देखते साथ ही हानियो इसे गले से लगा लेता है, जिसके बाद हाउचन की नजर जाती है वेंग युआन पर, और वो अपने हाथ को उठाते हुए कहने लगता है कि वेंग युआन, तुमने सारी हदें पार कर दी, तुमने तो अपनी बॉडी को एक फ्यूल की तरह यूज किया ताकि तुम जायंट गॉड की पावर को इग्नाइट कर पाओ। इसी के साथ हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे वेंग युआन ने उस डीमन गॉड को, जिसने की आज तक जितने भी जायंट गॉड के इग्नाइटर्स रहे हैं उन्हें अपनी पावर को बढ़ाने के लिए डिवोर करता आ रहा है, उसके अगेंस्ट जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो उसने अपनी बॉडी को ही फ्यूल की तरह यूज किया। हाउचन बताता है कि जब उस बैटल में तुमने अपनी बॉडी को एक फ्यूल की तरह यूज किया तो जो बर्निंग फ्लेम का जो पेन है ना, जो कि हर बीतते पल के साथ दुगना होता जाता है, तुमने उस सब को बर्दाश्त किया, और ये दर्द इतना ज्यादा है कि ये दर्द अब तुम्हारी सोल तक पहुंच चुका है। हालांकि पावर ऑफ लाइट तुम्हारे उस दर्द को अंदर से पूरी तरीके से खत्म कर देगा। ये कहते हुए हाउचन भी उसे काफी सारी विटलिटी प्रोवाइड कराता है, और यहाँ पर अपनी लाइट पावर का यूज करते हुए उसके अंदर से सारे पेन को खत्म कर देता है। अब बस उसकी जो सोल थी, जिसका कुछ हिस्सा जो रिवर ऑफ डेथ है उसमें जा चुका था, तो सैर उसे रिस्टोर करते हुए उसे भी से हानियों की तरह क्योर करती है, जिसके चलते यहाँ पर बर्निंग फ्लेम की पावर का जो इम्पैक्ट जो कि उसकी सोल पे हुआ था, यहाँ पे सैर उसे ही कम्प्लीटली सील कर देती है। साथ ही सोल के साथ साथ जो बॉडी के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ा था उस फायर
फाइनली पेन का, तो यहाँ पर सैर उसे भी सील करती है और बताती है कि क्योंकि मैंने इस पेन को ही तुम्हारे अंदर पूरी तरीके से सील कर लिया है, तो जो बर्निंग फ्लेम की ताकत है उसे तुम बिना दर्द को सहे अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तुम यूज कर सकती हो। यहाँ पे वेनियान को देखते हैं जहाँ पर उसे भी होश आ जाता है। इसी के साथ जैसे ये रिचुअल खत्म होता है, हाओचेन और सैर भी अपने नॉर्मल लुक में आ जाते हैं और जैसे ये अपने बाकी के टीममेट्स के पास पहुंचते हैं तो अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन को देखकर पूरी टीम में खुशी की लहर दौड़ जाती है। यहाँ पे हम हाओचेन की सिस्टर शूनर को भी देखते हैं जहाँ पर वो अपने भाई और भाभी को देखकर काफी ज्यादा राहत फील करती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप यानी कि डॉन ऑफ लाइट की पूरी टीम वापस से रियूनाइट हो जाती है और यहाँ पे चेरी भी यही बात कहती है कि मुझे तुम सभी से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। फाइनली इतने बड़े डिजास्टर के बाद हमारी टीम वापस से एक हो गई और सच कहूँ जब तक हमारे साथ हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन है ना, तब तक मैं सबसे ज्यादा सेफ फील करती हूँ। यहाँ पे लिनसन भी इसकी बात सुन के कहता है कि हाँ, जब तक ब्राइट ग्लिमर्स ऑफ होप के लोग एक साथ है ना, पूरी टीम जब तक एक साथ है, तो ऐसा कोई ऑब्स्टिकल नहीं जिसे कि हम साथ मिलकर पार नहीं कर सकते, ऐसा कोई दुश्मन नहीं जिसे कि हम साथ मिलकर मिटा ना सकते हो। जिसपे हाओचेन सैर का हाथ थामता है और फिर अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है कि ठीक है फिर, और ये देखते साथ ही सभी लोग एक के बाद एक अपना हाथ उनके ऊपर रखते हैं और सभी के बीच खुशी का माहौल था। हाओचेन इस दौरान कहता है कि ब्राइट ग्लिमर्स ऑफ होप हमेशा ऐसे ही साथ रहेगी, जिस पर सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं और इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होमीज नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।